बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास नंबर 2 कार्बन एवं उसके यौगिक की। पहली क्लास जो है मैंने आपको करा दी थी कार्बन एवं उसके यौगिक की ही। आज बच्चों मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास नंबर 2 कार्बन एवं उसके यौगिक। और कार्बन एवं उसके यौगिकों में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बच्चों हम लोग तत्व के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? तत्व के बारे में जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि तत्व क्या होता है। ठीक है ना। और ये क्वेश्चंस था बच्चों जो मैंने आपको पहली क्लास में दिया था कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है। कहाँ से काली हो रही है बच्चों? बाहर से यदि काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो भोजन है वो पूरी तरह से नहीं पक रहा है, या जो ईंधन है बच्चों पूरी तरह से नहीं जल रहा है, या ईंधन आर्द्र है, या ईंधन आर्द्र का मतलब है कि ईंधन नम है। ठीक है। या फिर बच्चों ये है कि ईंधन जो है पूरी तरह से जल रहा है। ठीक। तो आपको याद ये रखना है कि जब भी हम लोग खाना बनाते हैं और खाना बनाते समय यदि बर्तन की जो तली है वो बाहर से अधिक काली हो रही है तो बच्चों इसका मतलब होता है कि जो हमारा ईंधन है वो पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं आज तत्व के बारे में कि जो है तत्व क्या होते हैं। तो देखो तत्व क्या होता है। कह रहा बच्चों जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। तत्व हम लोग उसे बोलते हैं जो बच्चों एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक। जैसे कि कार्बन हो गया, सोडियम हो गया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम लोग ले सकते हैं हमारे जो 118 तत्व है। ठीक है। और इन 118 तत्व जो है ये एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको जो है ना तत्वों की परिभाषित किया गया है। जैसे कि अगर मान लें कि मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम जो है बच्चों सोडियम के परमाणु से मिलकर बनेगा। यदि जो मैं आर्गन की बात करूं तो आर्गन जो है आर्गन के परमाणु से मिलकर बनेगा। यदि मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के परमाणु से मिलकर बनेगा। ठीक है ना। और जो है कार्बन है कार्बन कार्बन के परमाणु से मिलकर बनेगा। ठीक है। और जो एल्यूमिनियम है एल्यूमिनियम बच्चों एल्यूमिनियम के परमाणु से ही मिलकर बनेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ हो यदि वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बन रहा है तो उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या? तत्व। ठीक है। ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है। फिर बच्चों हमने क्या काम करा कि जो ये हमारे तत्व है, जो ये हमारे क्या है बच्चों? तत्व है। इन तत्वों को हमने इनके गुण धर्मों के आधार पर, इनके बच्चों गुण धर्मों के आधार पर इन्हें बांट दिया है 3 भागों में। ठीक है। इन्हें जो हमने इनके गुण धर्मों के आधार पर बांट दिया है बच्चों कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है धातु, दूसरा है अधातु, तीसरा है आपका उपधातु। ठीक है। तो 118 तत्व है। इन 118 तत्वों को हमने इनके गुण धर्मों के आधार पर, भाई जैसे कि मान लें कि व्यक्तियों को हम लोग उनके गुण धर्मों के आधार पर बांट देते हैं ना, ये व्यक्ति ये काम करता है, इसकी जो है परचून की दुकान है, इसकी जो है कपड़े की दुकान है। तो हमने व्यक्तियों को क्या काम कर दिया? उनके गुण धर्मों के आधार पर उन्हें बांट दिया। तो उसी प्रकार से बच्चों जो हमारे पास 118 तत्व है उन 118 तत्वों को हमने जो है 3 भागों में विभाजित कर दिया उनके गुण धर्मों के आधार पर। ठीक है। पहला है आपका धातु, दूसरा है धातु, तीसरा है बच्चों उपधातु। ठीक। जैसे कि आपको बच्चों ये एक टेबल भी नज़र आ रही होगी, ये आवर्त सारणी है। इस आवर्त सारणी में जो है ना पूरे 118 तत्वों को, पूरे 118 तत्वों को दर्शाया गया है। ठीक। अब इन 118 तत्वों को हमने 3 भागों में बांटा है। एक तो धातु, एक बच्चों है धातु, और एक है बच्चों उपधातु। ठीक। अब अधातु किन्हें बोलते हैं? तो जो बच्चों इस कलर में है, जो इस कलर में जितने भी इस आवर्त सारणी में तुम्हें जो है तत्व दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे जो है अधातु के अंदर इनकी गिनती होती है। और जो बच्चों आपको इस कलर में जितने भी आवर्त सारणी में तत्व दिखाई दे रहे हैं इस यहाँ से लेकर के ये सारे के सारे, ये सारे के सारे, ये यहाँ तक। ठीक है। और ये भी। तो ये है बच्चों हमारे धातु। और जो ये हमारे बीच का है उपधातु जो इस कलर में है ये होते हैं उपधातु। ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन भी बच्चों इसी कलर का है तो ये भी हमारा क्या है? अधातु है। ठीक। तो इस आवर्त सारणी में बच्चों हमने ध्यान से देखा कि ये जितने भी है ये सारे के सारे, ये यहाँ तक का एरिया, ये जितना भी है ये सब बच्चों क्या है? धातु। ये भी सब क्या है? धातु।
ठीक। और जो ये वाला एरिया है बच्चों, ये वाला एरिया पूरा का पूरा ये वाला और ये वाला, ये है बच्चों अधातु। ठीक, ठीक है। और जो बच्चों ये वाला एरिया है, ये वाला बिल्कुल बीच का, ये है बच्चों क्या, उपधातु। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अब ये यहाँ पर थोड़ी सी बात हमें एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी इनके लिए, क्या कि ये आपको जो है पता होना चाहिए तत्व के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। ठीक है, क्या है ज़रा देखते हैं। कह रहा बच्चों तत्वों में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, कण पाए जाते हैं। ठीक, कि कोई भी तत्व होगा उसके अंदर बच्चों 3 मूलभूत कण जो है हमें देखने को मिलेंगे। कितने मूलभूत कण मिलेंगे हमें बच्चों देखने को? 3। पहला मिलता है हमें प्रोटॉन, दूसरा मिलता है बच्चों हमें न्यूट्रॉन, तीसरा मिलता है हमें इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी जो तत्व होता है वह बच्चों 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, जिसको पहला होता है बच्चों हमारा प्रोटॉन, फिर होता है हमारा न्यूट्रॉन, उसके बाद में होता है बच्चों हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात हमें जो है ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि बच्चों जो प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन, उसको हम P से लिखते हैं। जो न्यूट्रॉन होता है उसको हम N से लिखते हैं। और जो बच्चों इलेक्ट्रॉन होता है, जो बच्चों इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग जो है E से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? उसे हम लोग E से, उसे लिखते हैं बच्चों हम लोग E से। ठीक है ना, इससे लिखते हैं उसे हम लोग लिखते हैं बच्चों E से। ये हमें जो है ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रोटॉन को हम लोग बच्चों लिख देते हैं P से, न्यूट्रॉन को लिख देते हैं N से, और इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं बच्चों हम लोग E से। ठीक, यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत हो? यहाँ तक किसी भी भाई बहन को कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताओ। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, बस इसमें आपको इतना याद रखना है मेरे बेटा कि जो प्रोटॉन है उसको हम P से लिख देते हैं, न्यूट्रॉन को N से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से लिखते हैं। ठीक है, और ये 3 मूलभूत कण होते हैं जो किसी भी तत्व में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बात आपको क्या याद रखनी है? नेक्स्ट बात आपको याद रखनी है कि जो मेरा P है ना, प्रोटॉन, इस पर होता है बच्चों प्लस का आवेश। किसका आवेश होता है? प्लस का आवेश। जो न्यूट्रॉन होता है ये होता है बच्चों उदासीन, इसलिए इस पर होता है बच्चों कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि 0 आवेश होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर होता है बच्चों माइनस का आवेश। क्या होता है? माइनस का आवेश। तो अभी तक हमने क्या देखा कि कोई भी तत्व होगा उसके अंदर बच्चों 3 मूलभूत कण मिलेंगे। पहला प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को बच्चों हम P से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम लोग E से लिखते हैं, और न्यूट्रॉन को बच्चों हम लोग N से लिखते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन पर प्लस का आवेश पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश पाया जाता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है उदासीन होता है। ये तत्व, ये कण, ये कण, न्यूट्रॉन जो कण है ये उदासीन होता है, इसलिए बच्चों इस पर 0 आवेश होता है। ठीक है, तो कोई भी मूलभूत जितने भी ये कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये किसी तत्व के अंदर मिलते हैं। और प्रोटॉन को P से लिखते हैं, न्यूट्रॉन को N से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से लिखते हैं। प्रोटॉन पर प्लस का आवेश, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश, और न्यूट्रॉन पर बच्चों 0 आवेश होता है। तो ये 2 बातें अभी तक आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, क्या क्लियर हो गई होगी? फिर समझ लो कि कोई भी जो तत्व होगा वह 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, जिनके नाम होते हैं प्रोटॉन, फिर होता है इलेक्ट्रॉन, फिर होता है बच्चों न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को P से लिखते हैं, इस पर प्लस का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन को E से लिखते हैं, इस पर माइनस का आवेश होता है। न्यूट्रॉन को N से लिखते हैं, इस पर बच्चों 0 आवेश होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। और क्या बातें ध्यान रखनी है आपको कि तत्व के बीच में नाभिक होता है। ठीक है, तो बच्चों कोई भी जो तत्व होगा ना उसके बीच में नाभिक होता है, ये आपको पता रखा है मैंने क्लास में भी। और नाभिक के बीच में ही बच्चों प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन कण पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो तत्व होगा उसके बीच में एक नाभिक भी होता है, नाभिक के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने को मिलते हैं। ठीक, फिर एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर लिखी हुई है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, यदि पूछा जाए कि आवर्त सारणी में ऐसा तत्व कौन सा है बच्चों जिसके अंदर हाइड्रोजन, ऐसा तत्व कौन सा है जिसके अंदर जो है न्यूट्रॉन नहीं मिलता है, तो वो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन मेरा एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर बच्चों न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक, चौथी बात क्या याद रखनी है कि
तत्व के परमाणु क्रमांक से, कि बच्चों जो तत्व का परमाणु क्रमांक होता है ना, उससे हमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता चल जाता है। ठीक, तत्व के परमाणु क्रमांक से बच्चों हमें क्या पता चलता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता चल जाता है। जैसे कि यदि मैं कहूँ सोडियम, ठीक है ना, और मैं कहूँ कि सोडियम में जो है कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 11। कितना होता है, 11। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 11 ही इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यही बात मैंने जो है लिख रखी है यहाँ पर, आपको बताने की कोशिश की है कि किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक से हम लोग उस तत्व में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लगा सकते हैं। ठीक है भाई। ऐसे ही यदि मैं कहूँ बच्चों मैग्नीशियम यानी कि Mg के अंदर कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो देखो Mg का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 12। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर बच्चों 12 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, बताओ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो। ठीक, यदि मैं कहूँ बच्चों कार्बन है, कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कार्बन के अंदर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है भाई, यही बात जो है तुम्हें जो है समझाई गई है। देखो यहाँ पर सोडियम हो गया, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ें मैंने जो है आपको बता दी। फिर आपको और क्या पता होना चाहिए, कह रहा कि किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है। ठीक है, कि जो कोई भी तत्व होगा ना, जो कोई भी तत्व होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है किसके, प्रोटॉनों की संख्या के। ठीक, यदि मैं कहूँ कि भाई मैग्नीशियम है, मुझे ये बता दो मैग्नीशियम में जो है कितने प्रोटॉन होंगे, तो देखो मैग्नीशियम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमें पता जी 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका भी बता दिया। ठीक है, और जब बच्चों इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसके अंदर 12 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। ठीक, ये बात हमें ध्यान रखनी है। जैसे कि यदि मैं कहूँ कि भाई जो सोडियम है, क्या है सोडियम, कि मुझे ये बता दो आप कि सोडियम के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, तो सबसे पहले हमें पता है कि यदि मुझे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता लग जाए तो मुझे प्रोटॉनों की संख्या की पता लग जाएगी। तो देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 11। इसका मतलब बच्चों इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर 11 ही प्रोटॉन होंगे। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बताया गया है क्या, कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के हमेशा बराबर होती है। ठीक है, कि यदि जो है किसी तत्व में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 है तो उसके अंदर बच्चों प्रोटॉनों की संख्या भी 12 ही होंगी। नंबर 6 में आपको क्या बात याद रखनी है तत्व के बारे में जो खास हो सकती है, वो ये है बच्चों कि तत्व के जो नाभिक होता है, यानी कि आपको पता है तत्वों के बीच में एक नाभिक होता है और उस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें जो है ऊर्जा स्तर कहा जाता है। कि जो तत्व होता है ना, तत्व के बीच में नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर बच्चों वृत्ताकार कक्षाएं मिलती है जिन्हें किस नाम से पुकारा जाता है, ऊर्जा स्तर के नाम से पुकारा जाता है। और इन ऊर्जा स्तर के बच्चों अलग अलग नाम होते हैं, जैसे पहले का L होता है, पहले का K होता है, दूसरे का L, तीसरे का M, फिर S और K, L, M, N, ऐसे जो हम लोग करते चले जाते हैं। फिर कह रहा बच्चों इन वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक, कि जो तत्व होता है, तत्व के बीच में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर क्या मिलती है, वृत्ताकार कक्षाएं मिलती है, और उन वृत्ताकार कक्षाओं में बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, और इन कक्षाओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अभी बताया तुम्हें कि पहली कक्षा को K कहेंगे, दूसरी को L, तीसरी को M, चौथी को N, इस तरीके से। फिर 8वीं बात है बच्चों, किसी भी तत्व की कितनी कक्षाएं होंगी ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित करती है। कि बच्चों कोई भी तत्व है उसकी कितनी कक्षाएं होंगी, ठीक है, ये डिपेंड करेगा उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं से ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम लोग पता कर लेंगे कि उस तत्व की कुल कितनी कक्षाएं होती है। ठीक है, ये सारी बातें बच्चों वैसे मैंने आपको स्कूल में अच्छे से पढ़ा रखी है, फिर भी जो है मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे।
फिर देखो यहाँ पर कितनी महत्वपूर्ण बात है, और कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे ये हमें पता चलता है बच्चों किस वाले सूत्र से, 2n⁻2 वाले सूत्र से। ठीक है ना, ये हमें किससे पता चलता है, 2n⁻2 वाले सूत्र से। ठीक, फिर सुन लो हमने क्या क्या पढ़ा इस क्लास के अंदर, कि हमने ये पढ़ा कि कोई भी तत्व होता है वह 3 मूलभूत कणों से मिलकर बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर प्लस का आवेश होता है, और बच्चों जो न्यूट्रॉन होता है उस पर 0 आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर माइनस का आवेश होता है। ठीक है, उस पर किसका आवेश होता है, माइनस का आवेश होता है। फिर हमने ये पढ़ा कि जो तत्व होता है बच्चों, तत्व के बीच में नाभिक होता है। ठीक, और उस नाभिक के चारों ओर बच्चों क्या मिलती है, वृत्ताकार कक्षाएं मिलती है, और उन वृत्ताकार कक्षाओं में बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब बच्चों कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, पहली कक्षा है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, दूसरी कक्षा है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, तीसरी कक्षा है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। इस बात को बच्चों हम लोग निर्धारित करते हैं 2n⁻2 वाले सूत्र से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और बच्चों इन सब बातों को बताने वाले कौन थे, इन सब बातों को बताने वाले थे बच्चों हमारे नील बोहर साहब। ठीक, कौन थे, नील्स बोहर साहब। नील्स बोहर ने ही ये बताया कि तत्व 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, तत्व के बीच में नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं मिलती है जिन्हें ऊर्जा स्तर कहा जाता है, और इन वृत्ताकार कक्षाओं में बच्चों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और कौन कौन सी कक्षाओं में, मतलब पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, इन कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, इन सब का पता करते हैं बच्चों हम लोग 2n⁻2 वाले सूत्र से। और इन सब को बताने वाले कौन थे, इन सब को बताने वाले थे बच्चों नील्स बोहर। ठीक है, तो आई होप यू, मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी कुछ क्वेरी रह गई है तो आप लोग जो है मैं कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, ताकि हम उसको जो है आने वाली क्लासों में जो है आपका डाउट दूर किया जा सके। तो ये देखो बच्चों नील बोहर के बारे में थोड़ा सा समझ लो, ये है हमारे नील बोहर। ठीक, ये जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको फोटो के अंदर, ये नील बोहर साहब थे। तो देखो क्या करें, नील्स बोहर का जन्म 7 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है भाई, और ये कोपेनहेगन में हुआ था। इसके बारे में बच्चों आपको खुद से पढ़ना है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आपको जो है खुद से पढ़ना है। देखो 3 पुस्तकें बच्चों इन्होंने लिखी थी, पहली, दूसरी, तीसरी। द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी लिखी थी बच्चों इन्होंने एटॉमिक थ्योरी, और द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ठीक है, तो ये थे बच्चों हमारे नील्स बोहर, जिन्होंने जो है तत्व के बारे में इतनी सारी बातें बताई। ठीक है, कि तत्व के बीच में नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती है, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। ठीक है, वो हम लोग पता करेंगे 2n⁻2 वाले सूत्र से। तो ये सब बातें जो है हमारे जो है नील्स बोहर ने बच्चों बताई थी। ठीक है, आप लोग जो है इसके बारे में खुद से पढ़ लेना। ठीक, ठीक है, तो बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवीजन कर ले। ठीक है, हमने पढ़ा कि बच्चों कि कोई भी जो तत्व होता है उसके बीच में क्या मिलता है, नाभिक। क्या मिलता है बच्चों, नाभिक। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों नाभिक, क्या हो गया ये, नाभिक। ठीक, फिर हमने बच्चों पढ़ा कि कोई भी जो नाभिक होता है उस नाभिक के चारों ओर क्या मिलती है, वृत्ताकार कक्षाएं। तो ये बना ली बच्चों हमने क्या, वृत्ताकार कक्षाएं। क्या बना ली बच्चों हमने, वृत्ताकार कक्षाएं। ठीक है, ठीक भाई, हमारे नील बोहर साहब ने यही तो बताया कि कोई भी जो तत्व होता है उसके बीच में क्या होता है, नाभिक। तो ये नाभिक हो गया, और नाभिक के चारों ओर क्या मिलती है, वृत्ताकार कक्षाएं। ठीक है, और इन कक्षाओं को बच्चों अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे कि ये है पहली कक्षा, यानी कि फर्स्ट क्लास, प्रथम कक्षा, और इसको नाम दिया है बच्चों क्या, के सेल या के कोष। ठीक है,
ऐसे ही बच्चों ये है हमारी कौन सी कक्षा, ये है हमारी दूसरी कक्षा, ठीक है, यानी कि सेकंड क्लास। ठीक, सेकंड क्लास इसको हम बोलते हैं बच्चों KL, इसे बोलते हैं हम L कोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? L कोर्स। ठीक है, ये है बच्चों हमारी तीसरी कक्षा। कौन सी? तीसरी कक्षा। इसे बोलते हैं बच्चों हम लोग थर्ड क्लास, यानी कि KL ये हो जाएगा हमारा M, इसे बोल सकते हैं हम लोग M कोर्स। ठीक है, और यदि बच्चों चौथी कक्षा भी आती है, क्या आती है? चौथी कक्षा। ठीक है, तो उस चौथी कक्षा को भी बच्चों हम लोग नाम देते हैं क्या? KLM, इसे दे देगा हम लोग बच्चों नाम N कोर्स। क्या दे देंगे? N कोर्स। ठीक है, तो ये बात जो है आपको पता होनी चाहिए कि ये हो गया नाभिक, नाभिक के चारों ओर क्या मिलती है? वृत्ताकार कक्षाएं। जैसे कि ये कक्षा होगी, इसका नाम दे दिया हमने बच्चों पहली कक्षा, इसे बोलते हैं हम K कोर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? K कोर्स, यानी कि ये होगी पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, और ये होगी बच्चों तीसरी कक्षा, और ये होगी हमारी चौथी कक्षा। ठीक है, इतनी बातें जो है आपको ध्यान रखनी है। फिर समझ लो एक बार कि ये हो गया नाभिक। क्या हो गया? नाभिक। नाभिक के चारों ओर क्या मिलती है बच्चों? वृत्ताकार कक्षाएं। क्या मिलती है? वृत्ताकार कक्षाएं मिलती है। तो ये क्या हो गया? नाभिक। ठीक है, और ये होगी बच्चों K कक्षा, ये होगी L कक्षा, ये होगी M कक्षा, ये होगी N कक्षा। ठीक है, K मतलब पहली कक्षा, L मतलब बच्चों दूसरी कक्षा, M मतलब बच्चों तीसरी कक्षा, N मतलब बच्चों चौथी कक्षा। अब हम पता करेंगे बच्चों कि K कक्षा में जो है कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। तो देखते हैं K कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। उसके लिए सूत्र है बच्चों 2 की पावर 2 इंटू N की पावर 2। अब देखो K जो है ना बच्चों वो पहली कक्षा है। क्या है? K पहली कक्षा है, इसलिए हम लोग N का मान यहाँ पर भरेंगे 1। तो 2 गुणा 1 की पावर 2, जब हम इसे हल करेंगे तो 2 गुणा कितना आ जाएगा? जब जो है बच्चों हम लोग इसे हल करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 2 गुणा 1 बराबर 2। तो पहली कक्षा में बच्चों कुल कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं? 2। ठीक है, पहली कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई। अब ठीक है, तो ये पहली कक्षा थी ना, तो पहली कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं बच्चों? 2। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरी कक्षा में। तो दूसरी कक्षा का क्या नाम है? दूसरी कक्षा का नाम है बच्चों L कक्षा। क्या नाम है? L कोर्स। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे? इसके लिए सूत्र होता है 2N की पावर 2। अब देखो L जो है ना मेरे दूसरे नंबर की कक्षा है। कितने नंबर की कक्षा है? L जो है मेरी दूसरे नंबर की कक्षा है। ठीक, तो इसलिए बच्चों N का मान हम लोग क्या लेंगे? यहाँ 2 लेंगे। ठीक, क्योंकि L जो है ना वो दूसरे नंबर की कक्षा है, तो यहाँ पर हम N का मान 2 लेंगे। तो 2 गुणा N का मान मैं 2 रख दूँ और इसकी घात 2 कर दूँ, तो 2 गुणा भाई 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, और 4 दूनी 8। तो यानी कि जो बच्चों L कोर्स है, मतलब जो नाभिक की दूसरी कक्षा है, जो नाभिक की दूसरी कक्षा है उसमें केवल बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगा सकते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो दूसरी कक्षा बच्चों ये रही दूसरी कक्षा। ठीक है, और दूसरी कक्षा को हमने लिखा L, तो इसमें बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। इतनी बात जो है आपको पता होनी चाहिए। तीसरी कक्षा के बारे में देखो। तीसरी कक्षा कौन सी है? KLM, M कोर्स। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं? सूत्र वही है 2N की पावर 2। तो 2 गुणा M तीसरी कक्षा ना, तो N का मान लेंगे बच्चों हम लोग 3, तो 3 की पावर 2। तो 2 गुणा 3 क्या 9, 9 दूनी 18। तो यानी कि बच्चों तीसरी कक्षा में केवल 18 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। ठीक है, तीसरी कक्षा कौन सी थी हमारी? ये रही M, तो इसमें बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। कितने लगा सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। ठीक है भाई। अब आती है हमारी चौथी कक्षा।
तो देखो चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, तो के एल एम एन कक्षा में एन कोस। तो सूत्र वही है हमारा 2n की पावर 2, 2 गुना n का मान कितना रखना 4, 4 की पावर 2, तो 2 गुना 4 का वर्ग करेगा तो 16, 16 दूनी 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों नाभिक की जो चौथी कक्षा होगी ना, उस चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात जो है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये रही हमारी चौथी कक्षा n, इसमें जो है 32 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। तो इतनी बातें जो है आपको पता होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लो कि ये हो गया बच्चों क्या, नाभिक के चारों ओर होगी कक्षाएँ, क्या होगी कक्षाएँ, ये होगी ऐसे कक्षाएँ होगी। ठीक है, ठीक, इसे बोलते हैं हम n मतलब नाभिक। इस कक्षा को बोलते हैं हम लोग बच्चों क्या के कक्षा। ठीक, और जो है दूसरे वाले को बोलने के बच्चों हम लोग क्या एल कक्षा, तीसरे वाले को बोलने के बच्चों हम क्या एम कक्षा, चौथे वाले को बोलने के बच्चों क्या एन कक्षा। ठीक है, ठीक, तो पहली कक्षा में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं 2, दूसरी कक्षा में कितने लगा सकते हैं बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में कितने लगा सकते हैं बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी में कितने लगा सकते हैं बच्चों 32 इलेक्ट्रॉन। ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ठीक है भाई, ये पहली कक्षा, ये तो नाभिक हो ही गया, तो ये पहली कक्षा होगी, ये दूसरी और ये तीसरी और ये होगी यहाँ पर चौथी। ठीक है, तो पहली कक्षा में के कोष बोलते हैं जिसे, तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा जिसे एल कोष बोलते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, नाभिक की तीसरी कक्षा जिसे बच्चों एम कोष बोलते हैं उसमें 18 इलेक्ट्रॉन, और नाभिक की चौथी कक्षा जिसे बच्चों हम लोग एन कोष बोलते हैं उसमें 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसमें आपको एक बात और याद रखनी है कि मान लें कि जैसे कि जो हमारा तत्व है और तत्व के चारों ओर जितनी भी कक्षाएँ हैं, जैसे कि पहली कक्षा है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं, तो 2 से चाहे कम हो जाए लेकिन 2 से अधिक नहीं आ सकती। ऐसे दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा देंगे, तो यदि 8 से कम नहीं होना चाहिए, 8 से कम चाहे हो जाओ पर 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो 18 से कम चाहे हो जाए पर 18 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये बात जो है बताने वाले बच्चों कौन थे, नील बोहर। तो नील बोहर वैज्ञानिक ने बताया कि जो बच्चों नाभिक की पहली कक्षा होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, 2 से अधिक नहीं होने चाहिए, चाहे 2 से कम हो जाओ। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, मैक्सिमम 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, चाहे 8 से कम हो जाओ चल जाएगा। तीसरी कक्षा में बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, 18 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, कम हो जाओ चल जाएगा। चौथी कक्षा में बच्चों 32 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है 10th लेवल के अनुसार बताइए, आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। अब बच्चों हम आपके लिए कुछ लेकर के आए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आपको पता होना चाहिए। कह रहा आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है, तो बताओ जल्दी। नहीं, गलत, नाइट्रोजन, ना सोडियम है ना कार्बन है। तो आपको याद रखना है आवर्त सारणी में जो पहला तत्व होता है बच्चों वो होता है हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा है बच्चों सबसे हल्का तत्व कौन सा है, बताओ जल्दी फटाफट। गलत, सोडियम नहीं, ये होता है बच्चों हाइड्रोजन। ठीक है, फिर कह रहा बच्चों 118 तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर बांटा गया है, कितने भागों में, 3, धातु, अधातु, अपधातु। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जल्दी बताओ। वेरी गुड, शाबाश, जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, बताओ जल्दी फटाफट। वेरी गुड, शाबाश, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, पता होगा सबको। वेरी गुड, शाबाश, जेम्स चैडविक ने की थी। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी, जल्दी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बी, शाबाश, मोजले ने। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।